हे गाइस व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो गाइस आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है ऋतु ने। तो थैंक यू ऋतु फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। और अगर आप सबको भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है तो नीचे दिए गए हुए जीमेल पर आकर आप अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो ये जो स्टोरी है वो ऋतु की नहीं है, ऋतु की एक बुआ है, उनके साथ हुआ था। तो चलो पहले हम ऋतु का फैमिली ट्री समझ लेते हैं। ऋतु की दो मौसेरी बुआ है, मतलब कि जो ऋतु के पापा थे उनके मौसा जी की दो बेटियां थी। ये दोनों महाराष्ट्र के पुणे में रहा करती थी। जो बड़ी बेटी थी उनके पास एक सुपरनेचुरल पावर थी, ऐसा इन सबका मानना था, क्योंकि उन्हें एहसास हो जाता था कहीं पे भी कुछ एंटिटी हो, नेगेटिव एनर्जी हो या कुछ भी ऐसे स्पिरिट हो तो वो सबसे पहले उसका एहसास बड़ी बेटी को होता था। और उन्होंने थोड़ी बहुत इस चीज़ में स्टडी भी करी थी। तो कहीं ना कहीं सब ऐसा कहते थे कि उनके अंदर मतलब है, ये पावर है जो डिटेक्ट कर लेती है अगर आगे पीछे कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो तो सबसे पहले उन्हीं को पता चलेगा। अब जो छोटी बेटी होती है उनका नाम होता है पार्वती, और पार्वती की अभी शादी हो रही होती है। उनकी जो शादी होती है वो एक ओझर करके गांव का नाम है, वहां पर होती है। ओझर में एक गणपति जी का मंदिर है जिसे बहुत माना जाता है। तो पार्वती के पेरेंट्स और जो पार्वती की जिससे शादी हो रही थी उनके पेरेंट्स, तो इन्होंने डिसाइड किया था कि हम ओझर में ही करेंगे, वहां पे गणपति जी का आशीर्वाद भी ले लेंगे। अब जो पार्वती होती है शादी के बाद, पार्वती की फैमिली में पार्वती के पति, उनका देवर, उनकी सास और ससुर होते हैं। अब पार्वती की शादी के थोड़े महीनों बाद, मतलब 9-10 महीनों के बाद, जो उनके देवर जी होते हैं उनकी भी शादी होती है। घर में खुशी का माहौल होता है। घर वालों ने डिसाइड किया होता है कि हम इस शादी को धूमधाम से मनाएंगे। तो पार्वती और उनके पूरे परिवार, जो छोटी देवरानी होती है, उनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। अब शादी को हुए करीबन 1 महीना हो जाता है। वहाँ पर जो पार्वती होती है वो भी अब प्रेग्नेंट हो जाती है। तो जो सासू माँ थी वो बहुत अच्छी थी, पूरे घर वालों का बहुत प्यार से ध्यान रखती थी। और जो अपनी बहू होती है उनको तो बिल्कुल बेटियों की तरह वो ट्रीट करती थी। उनको कुछ भी काम नहीं करने देती थी। उनको अगर ज़रा सी भी तकलीफ़ हो तो सासू माँ खुद जाकर वो तकलीफ़ को सॉर्ट आउट करती थी। इतना अच्छा परिवार था इनका। बट जो अभी नई देवरानी आई थी उनको ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी। उनको लग रहा था कि जो घर की बड़ी बहू है उसको ज़्यादा प्यार किया जा रहा है, उसकी ज़्यादा देखभाल करी जा रही है, जो कि एक्चुअली सच भी था, क्योंकि उस टाइम पर जैसा कि मैंने बताया वो प्रेग्नेंट थी। तो उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता था, उनको कोई काम करने नहीं दिया जाता था, उनको हिलने भी नहीं दिया जाता था बेड से कि बेटा तुम रेस्ट करो, जो भी करना है हम कर देंगे। और इसी चीज़ से जो छोटी देवरानी होती है वो चिढ़ने लग जाती है। अब जो छोटी बहू होती है वो अपने पति के कान भरना शुरू कर देती है कि आपका कुछ नहीं है, यहाँ पर सब कुछ बड़े भाई को मिलेगा, प्यार भी, प्रॉपर्टी भी, सब कुछ सिर्फ बड़े भाई को मिलेगा, आपको मिलेगा तो सिर्फ बेइज्जती यहाँ से। और ऐसे ऐसे धीरे धीरे ये घर में लड़ाई शुरू हो जाती है। वो घर जो अभी तक एकदम परफेक्ट था, जिसमें सिर्फ प्यार हुआ करता था, अब उसमें धीरे धीरे लड़ाइयाँ होने लग जाती है। ये झगड़े इस कदर बढ़ चुके थे कि जो छोटे देवर और देवरानी होते हैं वो घर छोड़कर चले जाते हैं। अब वो अलग रह रहे होते हैं। वहीं देखते देखते टाइम बीत जाता है और फाइनली पार्वती का बच्चा हो जाता है। जब लड़का होता है तो उसकी खुशी में पूरे घर वाले हर जगह लड्डू बांट रहे होते हैं, मिठाइयाँ बांट रहे होते हैं, सब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और इसी खुशी में जो उनका छोटा बेटा था, जो कि अब घर छोड़कर जा चुका था, उसको भी माफ़ कर देते हैं और बोलते हैं कि हमारे साथ ही आकर रहो, जो हो गया उसे भूल जाओ, बहुत खुशी का माहौल है और हम चाहते हैं तुम भी हमारे साथ सेलिब्रेट करो। अब ये दोनों घर में वापस आ तो जाते हैं, बट किसी को भी ये नहीं पता था कि जिस टाइम ड्यूरेशन में ये दोनों घर छोड़कर गए थे ये क्या करते थे। किसी को नहीं पता, क्योंकि इनके साथ तो नहीं रहते थे। दरअसल जो देवरानी थी उसको थोड़ा बहुत नॉलेज था ब्लैक मैजिक में, और जब ये घर छोड़कर चली गई थी तो ये और सिद्धियां प्राप्त करने के लिए एक गुरु बना दिया था इसने, और उसके पास जाया करती थी रात को, अलग अलग विधियां करती थी, और एक्चुअल में इसको ब्लैक मैजिक अच्छे से आने लग गया था। अब ये दोनों घर में वापस आ जाते हैं। जब ये वापस आते हैं तब जो छोटी देवरानी होती है उसको एक अच्छा मौका मिल गया होता है इन सारे घर वालों से बदला लेने का। ये धीरे धीरे करके इन सब पे काला जादू करने लग जाती है। धीरे धीरे अब पार्वती का लॉस होने लग जाता है। पार्वती के पति की जॉब चली जाती है। जो ससुर जी होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, और ससुर के मौत की वजह से जो उनकी सास होती है उनको भी बहुत सदमा पड़ता है, और कुछ ही दिनों में उनकी भी मौत हो जाती है। पार्वती या पार्वती का हस्बैंड जब भी कोई काम शुरू करता, अपना बिजनेस शुरू करता, कहीं जॉब चालू करता, हर टाइम उनका सिर्फ लॉस होने लग गया था। कुछ ना कुछ करके बिजनेस में नुकसान हो जाएगा, जॉब से उन्हें निकाल दिया जाएगा, या फिर एक्सेप्ट ही नहीं होगा रिज्यूमे। तो ये सब करते करते टाइम बीतता गया और पार्वती का बेटा
अब 1.5 साल का हो चुका था। अब ये सब हो ही रहा था कि जो इनका देवर होता है वो घर में आकर बोलता है कि मुझे पता है यहाँ पे कुछ कुछ अजीब हो रहा है, कि आपका कुछ भी सही नहीं हो रहा, तो हो सकता है कि हम कुछ रीति रिवाज करेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो जो देवर होता है वो अपने साथ एक और पंडित जी बुला लेता है, और जो वो पंडित जी होते हैं वो और कोई नहीं, वो जो देवरानी जिसने एक गुरु बनाया था वो गुरु ही होता है। अब वो जब आते हैं तो वो पार्वती और उसके हस्बैंड को बोलते हैं कि इस घर में हम कुछ विधियां करेंगे जिसकी वजह से फिर आप लोगों का नुकसान जो हो रहा है वो टल जाएगा, आप लोगों का बुरा समय चल रहा है और उससे बचने के लिए हमें ये विधियां करनी पड़ेगी। अब इन सब चीज़ों से अनजान थे ये दोनों, जो पार्वती और उसके हस्बैंड थे। वो बोलते हैं कि ठीक है, आपको जैसा सही लगे आप कर लीजिए, अगर छोटे ने बोला तो सही ही होगा, वो आपको जानता ही है वैसे भी, तो आप कर लीजिए। अब वो जो गुरुजी होते हैं वो घर के हर एक कोने में जाकर कुछ चैंटिंग कर रहा होता है, और चैंटिंग के साथ साथ वहाँ पे पानी ऐसे छिड़क रहा होता है। एक समय के बाद जब वो ये सब कर लेता है तो एक बुक लेता है, एक बुक, और वो जो पार्वती होती है उसके हाथ में रख देता है। पार्वती को बुक देने के बाद जो वो गुरुजी होता है वो वहां से चला जाता है। उस बुक में क्या लिखा था पार्वती ये सब देखती उससे पहले ही पार्वती का बेटा बहुत जोर जोर से रोने लग जाता है, शाम तक रोता रहता है। पार्वती कुछ भी कर ले वो चुप हो ही नहीं रहा होता। शाम के 7 या 7:30 बजे होंगे कि अब ये बच्चा थोड़ा सा चुप हो जाता है। अब तक पार्वती और उसके हस्बैंड को समझ ही नहीं आ रहा होता क्या हो गया, ये क्यों ऐसे कर रहा है। उसे चुप कराने की 1000 कोशिश कर ली होती है बट वो नहीं हो रहा होता, एंड अचानक से वो खुद ही चुप हो चुका है। अब वो जाता है अपने पापा की गोद में बैठ जाता है। उसके बाद पापा उसको खाना वाना खिलाते हैं, और खाना वाना खिलाने के बाद जब सोने का समय आ रहा होता है तो बेटा जाता है और घर के एक कोने में जाकर बैठ जाता है, दीवार की साइड मुंह करके। ये जो बच्चा होता है ये दिखने में बहुत क्यूट होता है, इतना क्यूट कि इसका लोगों ने नाम कान्हा रखा होता है। असली नाम उसका विजय होता है, बट एक पेट नेम निक नेम जो होता है वो कान्हा रखा होता है सबने, क्योंकि वो दिखने में बहुत प्यारा होता है। 11 बजे विजय एक कोने में जाकर बैठ जाता है और धीरे धीरे अपने बाल नोचने लग जाता है। अब जो पार्वती होती है वो जाती है और विजय को उठाकर वापस से सोने के लिए ले जाती है। थोड़ी देर में विजय वापस से उसी कोने में बैठा हुआ होता है और जोर जोर से हंस रहा होता है। ये दोनों जब जाकर देखते हैं तो विजय फिर से अपने बालों को ऐसे नोच रहा है। अब इन दोनों को उसे देख के बहुत डर लग गया है। जब पार्वती जाती है तो वापस से विजय को उठाती है और ले जा रही होती है बेड की तरफ, तो वो नोटिस करती है कि जो विजय का शरीर है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है और विजय के हाथ में कुछ उसके बाल हैं जिनसे खून निकल रहा है। पार्वती और डर जाती है। जो पार्वती का हस्बैंड होता है वो कैसे तो करके विजय को अब हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल तो नहीं, ये डॉक्टर का क्लिनिक होता है। जब वहाँ ले जाते हैं तो डॉक्टर बताता है कि विजय की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, इसे जल्द से जल्द बड़े हॉस्पिटल में ले जाएं। अब जो पार्वती का हस्बैंड होता है वो विजय को पुणे ले जाता है। रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, रात के करीबन 1 या 2 बज रहे थे। तब ज़्यादा डॉक्टर्स अवेलेबल भी नहीं थे। कुछ डॉक्टर्स जो थे वो आते हैं, वो विजय का ट्रीटमेंट करना चालू करते हैं। सुबह तक ट्रीटमेंट चलता है और सुबह के 4:30 बजे विजय को मृत घोषित कर दिया जाता है। विजय की मौत हो गई थी। सब बहुत रोते हैं, खासकर पार्वती जिसकी ज़िंदगी मानो उजड़ गई हो। पार्वती के अभी कुछ महीनों पहले ही सास और ससुर की डेथ हुई थी और अब उसके बच्चे की हो चुकी थी। पार्वती के लिए तो मानो कुछ भी नहीं बचा था। वो कैसे तो करके खुद को संभाल रही थी और बस रोए जा रही थी। विजय की बॉडी को अब घर लाया जाता है, उसका अंतिम संस्कार किया गया। तब जो पार्वती की बड़ी बहन थी वो भी वहां पर आई थी। अब जो पार्वती की बड़ी बहन होती है, जिनका हमने स्टोरी की शुरुआत में जिक्र किया था, जब वो पार्वती से पूछती है कि ये सब कैसे हुआ, तो पार्वती उनको सब कुछ बताती है कि यहाँ पर एक आदमी आया था, उसने भूख दी थी, उसके अगले दिन से ही मेरा बच्चा ऐसे रिएक्ट कर रहा था, वो कोने में जाके बैठ जाता, हंसने लग जाता, रोने लग जाता, पूरे दिन रोता रहता, और ये सब हुआ। जब पार्वती की बड़ी बहन ने बोला कि एक बार मुझे वो किताब ला के दिखाना, तो पार्वती जाती है और वो किताब लेकर आती है। जैसे ही जो बड़ी बहन होती है वो किताब को पकड़ती है, पता नहीं क्यों उसके हाथ कांपने लग जाते हैं। उसको समझ नहीं आ रहा है कि इस बुक में ऐसा क्या है भाई कि मेरे हाथ कांप रहे हैं। वो अब पेज पलट रही है। जैसे जैसे वो पेज पलट रही है वो फील करती है कि अब उसको धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। वो जहाँ पे भी देख रही है उसे बहुत धुंधला सा दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे बॉडी से पूरी एनर्जी ड्रेन हो रही हो। और फाइनली जब वो उस पेज पर आती है जहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, वो उसे पढ़ पाए उससे पहले ही वो अनकॉन्शियस होकर वहाँ पे गिर जाती है। उसके बाद जब उन्हें होश आता है वो सीधा वहाँ से उठकर घर के मंदिर में जाकर बैठ जाती है। अब जब वो ध्यान लगाती है तो उन्हें सब कुछ पता चल जाता है। उन्हें पता चलता है कि घर में जो पंडित आया था वो पंडित नहीं बल्कि तंत्र मंत्र करने वाला इंसान था, और उसने इस घर के पितरों के जो खड़े हैं उनको घुमाया था, और वो भी जो छोटा देवर था उसकी मदद से। पितरों के घड़े उनको घुमाने का मतलब है कि जब ससुर और सास की जो डेथ हुई थी तो उस इंसान ने कुछ तांत्रिक विद्या की मदद से
उनके पीछे छेड़ा छोड़ दिया था और वो तांत्रिक जो बोलता वो छेड़ा वही करता। अब जो बड़ी बुआ थी वो इन सबको कुछ ना कुछ चीज़ें बताती थी जिससे ये उस छेड़े से बच सके। दरअसल जो छेड़े होते हैं वो बहुत शक्तिशाली होते हैं और कई भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, तो उनको रोक पाना बहुत मुश्किल होता है, बट स्टिल देयर आर फ्यू वेज जिससे आप बच सकते हो। और वही बड़ी जो बुआ थी वो अपनी छोटी बहन को ये सब बता रही थी। अब जो बुआ होती है उनके भी एक गुरुजी होते हैं, वो उनको भी बुला देती है। वो बोलती है कि मेरे बस की तो इतना नहीं है ये सब करना, लेकिन जो गुरुजी है वो ज़रूर आप लोगों की मदद कर सकते हैं। अब अगले दिन गुरुजी भी आ जाते हैं। जब गुरुजी आते हैं उन्हें सेंसेस हो जाती है, वो पूरे घर का एक पूरा दौरा लेते हैं और फिर बताते हैं कि इस घर पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग छेड़ा छोड़ा गया है जो कि इस पूरे घर को बर्बाद करके रख देगा। अब जो गुरुजी होते हैं वो बोलते हैं कि हम सबको सबसे पहले ओझर के उस गणपति जी के मंदिर में जाना पड़ेगा और वहीं पे जाकर एक रस्म है वो पूरी करनी पड़ेगी। ऐसे ही होता है। पार्वती का हस्बैंड, पार्वती की बड़ी बहन और गुरुजी निकल जाते हैं। थोड़ी देर में वो गणपति के मंदिर पहुंच जाते हैं और वहाँ पे वो हवन करते हैं। गुरुजी और जो बड़ी बहन होती है वो एक साइड बैठी होती है और ये दोनों अपोजिट साइड। ये पूरा हवन चलता है करीबन 2-3 घंटे तक और उसके बाद गुरुजी इन दोनों को एक धागा पहनाते हैं। उस धागे में दो छोटे छोटे सेट के कुछ मंत्रित मणि थे। जो गुरुजी होते हैं वो पार्वती और उसके हस्बैंड को बोलते हैं कि तुम कुछ भी हो जाए घर छोड़कर मत जाना, हम वहाँ पर आएंगे और वहाँ पे भी कुछ रस्में हैं वो कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो बड़ी बहन होती है उनको पंडित जी बोलते हैं कि तुम्हारे घर में देवी माँ की जो मूर्ति है उसको कल इनके घर लेकर आना, हम वहीं सारी रस्में कंप्लीट करेंगे। ऐसा ही होता है। अगली सुबह देवी माँ की मूर्ति जो बड़ी बहन है वो ले आती है। जब वो मूर्ति लेकर आ रही होती है तो जैसे ही घर में एंटर करती है एकदम से उनका पैर चौखट से बहुत जोर से लगता है, जिसकी वजह से वो गिर जाती है और उन्होंने एक माला पहनी होती है वो टूट जाती है। वो माला को कावड़ी की माला भी कहते हैं। तो जो माला थी जो टूट गई थी वो एक्चुअली आपको संकेत देती है नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी की। और जब उन्होंने घर में एंटर करना चाहा तो वहाँ इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी थी जिसकी वजह से वो माला टूट के गिर गई थी। झट से जो बड़ी बहन होती है वो माला को समेटती है, एक कपड़े में रखती है और जो देवी माँ होती है उनके चरणों में रख देती है और उनसे माफ़ी मांगती है। अब इसके बाद शुरू होती है रस्म की। जब गुरुजी भी आ जाते हैं, बड़ी जो बहन होती है वो भी वहीं होती है, पार्वती और उनके हस्बैंड भी होते हैं और ये चालू कर देते हैं वहाँ पे हवन। जब हवन शुरू होता है, हवन शुरू होने के करीबन 10 या 15 मिनट में ही एकदम से जो बड़ी बहन होती है उनके अंदर माता आ जाती है। जैसे ही माता आती है जो बड़ी बहन होती है वो एकदम बहुत एग्रेसिवली, मतलब बहुत जोर जोर से सांस ले रही होती है और ऐसे एकदम एग्रेसिव तरीके से बैठ जाती है। जब ये तीनों देखते हैं तो ये हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं और जो माता होती है वो फिर बोलना शुरू करती है। उनके कुछ शब्द ऐसे होते हैं, तू इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा आशीर्वाद हमेशा इनके साथ है, तू जहाँ से आया है वहाँ चले जा वरना तुझे कैद करके रख दूंगी। और अब जो मंजर होने वाला था वो बहुत ज़्यादा डरावना होने वाला था, क्योंकि एक साइड पंडित जी अपना हवन फिर से शुरू करते हैं। वो अपने मंत्र का उच्चारण करने लग जाते हैं। काफ़ी ज़ोर ज़ोर से उच्चारण हो रहा था, पूरे घर में उच्चारण हो रहा था। और वहीं दूसरी तरफ जो बड़ी बहन थी उनके अंदर अभी भी माता जी थी। वो एक जगह बैठी हुई थी और बहुत गुस्से से देख रही थी। उनकी जीभ लिटरली पूरी बाहर आ चुकी थी, उनकी आंखें इतनी बड़ी हो चुकी थी कि मैं बता नहीं सकता। बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रही थी और वो बस एक जगह बैठी हुई थी। यहाँ पर बड़ी बहन बैठी हुई है, वहाँ पर पंडित जी उच्चारण कर रहे हैं और अचानक से घर में 3 लोग आते हैं भागे भागे। ये तीनों और कोई नहीं, देवरानी, उनका पति और वो उनका गुरुजी होते हैं। ये तीनों आते हैं और बड़े अजीब से एक्ट कर रहे हैं, जैसे कि ये अपने कंट्रोल में ही नहीं है, ये तड़प रहे हैं। ये लिटरली उस टाइम तड़प रहे थे। ये कैसे तो तड़पते पूरे ऐसे घर के चक्कर मारे जा रहे हैं, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है। ये तीनों लोग बिखर चुके थे। वो मंजर बहुत ज़्यादा डरावना था, इतना डरावना कि पार्वती वहाँ बैठकर भी बस आंखें बंद कर रही थी, क्योंकि वो उसको ये सब देखना ही नहीं था, उससे देखना हो ही नहीं रहा था। बट फिर भी उसको जो आवाज़ें सुनाई दे रही थी वो एक ट्रॉमा देने के लिए बहुत थी। बस स्टिल पार्वती हिम्मत दिखाती है, वो बस भगवान जी का नाम ले रही होती है। उसके सामने जो ये 3 भाग रहे थे वो बस प्रार्थना कर रही होती है कि ये जो तीनों उसके सामने भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे, तड़प रहे थे, पार्वती सिर्फ एक्सपेक्ट करती है इन तीनों को इनकी सज़ा मिले। इन तीनों ने जो किया है उसका कर्मा इनके साथ भी हो। देखते देखते हवन आगे बढ़ता है
और वो तीनों बहुत ज़ोर से रोने लग जाते हैं। वो तीनों अपने घुटने में बैठ चुके हैं, ऐसा लग रहा है कि वो माफ़ी मांग रहे हैं। उन तीनों के सर ज़मीन में लगे हुए थे, वो घुटनों में थे, उनके सर ज़मीन पर थे, और वो तीनों जो माता जो कि बड़ी बहन के अंदर आई हुई थी उनसे माफ़ी मांगे जा रहे थे। खासकर वो गुरुजी, वो तो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पैरालाइज्ड हो चुका है, उससे हिला नहीं जा रहा। वो बस एक ही पोजीशन में था और बस तड़पे जा रहा था। ये सब मंजर करीबन 3 से 4 घंटे तक चलता है। जब ये पूरा हवन ख़त्म होता है तब ये तीनों वहाँ पे अनकॉन्शियस हो जाते हैं और गिर जाते हैं। उसके बाद से जो बड़ी बहन होती है वो भी थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस हो जाती है, और उसके बाद जब उठती है तो उनके अंदर माता जी नहीं होती, वो नॉर्मल बड़ी बहन ही होती है। वो उसे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ था, और उसको भी उसके रूम में ले जाया जाता है और वहाँ पे बिठा दिया जाता है। उसकी भी पूरी एनर्जी ड्रेन हो गई थी, वो भी बहुत ज़्यादा टायर्ड थी, तो उसको बस एक रूम में बिठा दिया जाता है। और यहाँ पे जो ये 3 पड़े हुए हैं, इनको पंडित जी इनके ऊपर ऐसे राख वाख फेंकते हैं और इनको बोलते हैं कि तुमने जो किया है वो बहुत गलत किया है। तुमने एक माँ से उसका बेटा छीना है, फैमिली से उसका परिवार छीना है, जिसकी सज़ा तुम सबको मिलेगी। और उसके बाद पंडित जी इन तीनों को बोलते हैं कि तुम तीनों यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें सज़ा खुद दूँ, क्योंकि तुम्हें सज़ा माता देंगी। और इसके बाद ये तीनों बस वहाँ से भाग के चले जाते हैं। पार्वती को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि कैसी सज़ा मिलेगी इन्हें, आखिर क्या होगा इनके साथ। बट पार्वती को उसके क्वेश्चंस के आंसर बहुत जल्द मिलने वाले थे। थोड़ी देर बाद गुरुजी भी वहाँ से चले जाते हैं, ये बोलकर कि अब सब कुछ सेफ है, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, अब तुम अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकते हो। जो तुमने खोया मैं उसे वापस नहीं ला सकता, बट मैं इतना बता सकता हूँ कि जब माता जी ने खुद बोल दिया कि वो तुम्हारे साथ है तो तुम्हें कोई भी हार्म नहीं पहुंचा सकता। इसके बाद कई दिन बीत जाते हैं, जो बड़ी बहन होती है वो भी चले जाती है। इस पूरे घर में, इस पूरे बड़े घर में सिर्फ ये दोनों बसते हैं, कैसे कैसे करके अपना टाइम काटते हैं, और धीरे धीरे सब कुछ फिर ठीक होने लग जाता है। जो हस्बैंड था उसकी एक अच्छी कंपनी में जॉब हो जाती है, अच्छी सैलरी पर। जो पार्वती थी उसके 2 छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हो जाते हैं, और फिर इनकी लाइफ बहुत अच्छे से बीत रही होती है। तब इनके पास एक खबर आती है। याद है पार्वती ने पूछा था कि इनको आखिर सज़ा कैसे मिलेगी, इनको तो हम छोड़ दे रहे हैं। तब पार्वती को उसका आंसर मिलता है। जो खबर होती है वो होती है जो गुरुजी था वो जब इस घर से गया था उसके बाद से ही वो पैरालाइज्ड हो चुका था। याद है मैंने बताया था हवन के टाइम में वो बस एक ही पोजीशन में लेटा हुआ था, एक ही पोजीशन में गिरा हुआ था। ऐसा लगता है कि वो पैरालाइज्ड हो चुका है। जब यहाँ से वो भाग कर गया था इस घर से, उसके बाद से अगले दिन से ही उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो पैरालाइज्ड हो गया था। क्या हुआ था वो किसी को नहीं पता, क्योंकि वो घर में ऐसे पड़ा हुआ मिला था, और उसके बाद वो खुद की हालत नहीं बता सकता था कि उसके साथ क्या हुआ है, तो किसी को भी अभी तक नहीं पता। और वहीं पर जो ये दोनों थे, देवर और देवरानी पागल हो चुकी थी, पूरी तरीके से पागल। और जो देवर था वो बस अपनी बीवी को संभाल रहा था, देवर को अपनी बीवी से प्यार था। और देखा जाए तो देवर का इन सब में इतना ज़्यादा हाथ नहीं था। जो मेन हाथ था वो था उस गुरुजी का, गुरुजी भी क्या, वो उस आदमी का जो काला जादू करता था, और इस देवरानी का। इन दोनों को इनकी सज़ा मिली, और शायद देखा जाए तो सबसे बड़ी सज़ा मिली थी देवर को, जिसकी बीवी अब पागल हो चुकी थी, जिसके साथ उसे पूरी उम्र बितानी थी। उसकी ज़िंदगी तो जहन्नम से भी बदतर हो चुकी है, क्योंकि अब उसका काम क्या है, 24 घंटे अपनी बीवी की देखभाल करता रहता है, कहीं पे भी बाहर नहीं जा सकता। दो मिनट के लिए बाहर चले जाए तो उसकी बीवी चिल्लाने लग जाती है, या फिर घर छोड़कर भाग जाती है, कुछ अजीब हरकतें करने लग जाती है। उसको डर है कि कहीं वो खुद की जान ना ले ले, तो वो बस 24 घंटे अपनी बीवी के साथ उसकी सिर्फ देखभाल कर रहा है, वो बस अपने लिए हुए डिसीजंस को कोस रहा है। कहाँ शुरुआत में उसके पास एक ऐसी फैमिली थी जो एक स्वर्ग से कम नहीं थी, जो जहाँ हर कोई उसका अच्छा चाहता था। उसकी शादी इतने धूमधाम से कराई गई थी, पूरे गांव में उसकी शादी की चर्चा होती थी, इतनी अच्छी फैमिली उसको मिली थी। और आज के टाइम पे वो एक छोटे से घर पे रह रहा है जो कि रेंट पर है, तो वहाँ पे अपनी पागल बीवी के साथ उसकी देखभाल कर रहा है। और ये थी गाइस पार्वती की स्टोरी। ये थी एक ऐसी औरत की स्टोरी जो जलन की वजह से इतने हद तक गिर गई कि आज ना तो उसका कोई वजूद है, और जिससे वो जलती थी उनका तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है। ऑल्दो उसने सब छीन लिया, पर स्टिल आज के टाइम पे वो खुश है। और ये जिसने सब कुछ उजाड़ने की कोशिश करी थी उसकी ज़िंदगी जहन्नम बन चुकी है। इससे हमें सिर्फ एक ही चीज़ सीखने को मिलती है कि कभी भी किसी से जलना नहीं चाहिए, कभी भी किसी की सक्सेस देखकर इतना मत जलो कि तुम्हें अपने काम पर घृणा होने लग जाए। और कभी भी ये ब्लैक मैजिक, डार्क, ये जो भी एंटिटी है, नेगेटिव एनर्जीज, इन सब का कभी भी सहारा मत लो। क्योंकि कहा जाता है, कहा क्या, ये प्रूवन भी है कि जिसने भी कभी ब्लैक मैजिक यूज़ करा है किसी का कुछ बिगाड़ने के लिए, उसकी जो मौत होती है या फिर उसकी जो लाइफ होती है वो जहन्नम से भी बदतर बन जाती है। इतनी बदतर कि अगर आप उनकी लाइफ देख लो तो आपके दिमाग में कभी ये चीज़ें करने का ख्याल भी ना आए। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।